हेलो बच्चों। बेटा बहुत बच्चों के फ़ोन आए मेरे पास कि सर 12th का हमारा सिलेबस बहुत पेंडिंग है और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे। तो बेटा मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कह रहे थे कि सर आप यूट्यूब का वीडियो बना दो ताकि हम वहाँ से देख सकें, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है हम उन कॉन्सेप्ट को वीडियो के माध्यम से अपने कंप्लीट कर सकें। तो बेटा मैंने कोशिश करी है, आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने मैक्सिमम टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इसमें इन वीडियो में कवर करूं। मैं 100% सिलेबस की कोशिश करूंगा कि मैं आपको करवा दूं। बहुत सारे साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं उन सारे टॉपिक को इन वीडियोज में कवर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, और जितना मेरा कोशिश रहेगी मैं हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। खासकर लॉन्ग आंसर के, उन्हीं लॉन्ग आंसर में आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2, 3, 4 दिन में मैक्सिमम आपका टोटल सिलेबस मैं करवा दूंगा आपको। मैं सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपको करना क्या है, आपको हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है उसको ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी, समझना है उसको टॉपिक को, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है और फिर उसका आपको अपनी भाषा में आंसर लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप बुक की ही लैंग्वेज लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए। कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आपने अपनी भाषा में लिखा हो चाहे बुक की लैंग्वेज में आपने लिखा हो, लेकिन टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। जो पूछा गया है उस टॉपिक को आपने उस आंसर में कवर किया हो। क्लियर? तो चलो आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं बेटा, और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से ही मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 11th का एग्जाम हो चुके हैं, तो 12th का बोर्ड का एग्जाम है 22 तारीख को। ठीक है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। आपको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है और ध्यान से हर वीडियो को सुनना है और देखना है, ताकि एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। क्लियर? तो चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला चैप्टर आपका जो फर्स्ट बुक है आपकी ठीक है, उसका पहला चैप्टर आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। देखो बेटा, सबसे पहले जो भी चैप्टर आपका होता है उस चैप्टर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी फोकस करो बेटा। बाइपोलैरिटी मीन बाइपोलर वर्ल्ड। देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, बाइपोलर वर्ल्ड होता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बाइपोलैरिटी की। उससे पहले मैं आपको यूनिपोलर वर्ल्ड का बता दूं। यूनिपोलर वर्ल्ड होता है ऐसा विश्व में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पे एक महाशक्ति हो। बाइपोलर जो आपका चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलर वर्ल्ड क्या है? बाइपोलर वर्ल्ड मीन दो ध्रुवीय विश्व, ऐसा विश्व, ऐसी विश्व में राजनीतिक व्यवस्था जहां पे दो महाशक्तियां मौजूद हों। और उसके बाद आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय व्यवस्था, जब विश्व के अंदर बहुत सारी महाशक्तियां हों। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की। ऐसा हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब बाइपोलर वर्ल्ड था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ और कोल्ड वॉर का शुरुआत हुई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसके बाद ही बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि दोनों महाशक्तियां थी, दोनों सुपर पावर थी, दोनों के पास इतनी ताकत थी। सुपर पावर का मतलब क्या है? क्योंकि वो बहुत ताकत है, चाहे डिफेंस में हो चाहे इकोनॉमी हो, तो बहुत पावर थी उनके पास, इसलिए बोला गया बाइपोलर वर्ल्ड। तो दो सुपर पावर थी, अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वॉर क्यों थी? हालांकि फर्स्ट चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, मैं आपको शॉर्ट समरी दूंगा। कोल्ड वॉर यूरोप को लेकर शुरू हुई, जो ईस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, जो यूरोप था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के डोमिनेंस में था और ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर के ग्रुप में चला गया। तो इस तरीके से यूरोप का भी डिवीजन हो गया। तो जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी दोनों के बीच में, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, और यूएस की क्या थी? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। दोनों चाहते थे कि यूरोप के अंदर उनकी आइडियोलॉजी वर्क करे, उसको लेके ही दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुई। और ये कोल्ड वॉर पहुंची 1991 तक, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ।
तो चैप्टर की शुरुआत हो रही है आपकी यूएसएसआर की 1917 की आपकी रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का मतलब होता है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो ध्रुवीयता, जो दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से एक हार गया, एक टूट गया, एक बिखर गया और एक बचा। तो विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय। तो दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब होता है जब विश्व में दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया हो। और इस पे ही हमारा चैप्टर बेस है कि इस दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। तो कुल मिला के जैसा कि आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को इसमें दिक्कत ना आए। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ और उसके बाद जो बायपोलर वर्ल्ड का एंड हो गया। तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी, बायपोलैरिटी का एंड हो गया। क्लियर? तो हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ का इतिहास। उसकी हिस्ट्री क्या थी? यूएसएसआर आपको पता है कि 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था, 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का जन्म हुआ था। 1917 की रशियन जो आपकी बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी उसके उसमें लेनिन ने से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ 15 गणराज्यों को मिला के। इन 15 गणराज्यों में रूस जो था वो सबसे मेन था, उसकी बहुत प्रमुखता थी सोवियत संघ के अंदर। तो इस तरीके से सोवियत संघ का शुरुआत हुई। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका सोवियत सिस्टम। यहां से आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला 4 मार्कर क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछेगा सोवियत सिस्टम क्या था, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। तो बेटा सोवियत सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो मैं हमेशा कहता हूं आपको, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है, प्रणाली क्या होती है, किसी भी देश के अंदर वहां की राजनीति कैसी है, वहां का प्रशासन कैसा है, वहां की सरकार कैसी है, वहां के लोगों का जीवन कैसा है, उन सबको हम सिस्टम बोलते हैं। तो सोवियत प्रणाली में सोवियत हम किसको बोल रहे हैं? सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ में प्रणाली कैसी थी, वहां सिस्टम कैसा था, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। तो आपने पढ़े हो स्कूल के अंदर या बुक के अंदर कि पहली बात तो वहां पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व था जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। उस पार्टी का ही प्रभुत्व था, उसके अलावा कोई पार्टी वहां पे नहीं थी। कई सालों से पार्टी रूल कर रही थी, उसके टक्कर में या उसके बराबर की या उसके अलावा कोई और पार्टी वहां पे थी, उसका अस्तित्व ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी उसके लिए। नंबर 2, जितने भी संसाधन थे, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, कंपनियां हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, सब पे राज्य का स्वामित्व था। राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे? राज्य का मीन देश, देश मीन सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की सरकार जो थी उनका सारे एसेट पर कंट्रोल था, सारे एसेट सरकार के थे, प्राइवेट कुछ नहीं था वहां पे। समझ गए? प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई स्पेस नहीं था, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर भी नहीं कर सकते थे, लोगों के पास सारे राइट नहीं थे, इवन की राइट टू एक्सप्रेशन भी नहीं था लोगों के पास। सरकार जो थी उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं था लोगों के पास। हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में हम क्या है, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या था? एक ही पार्टी थी। आप सरकार की आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप लोग। तो वहां पे सिस्टम नहीं था। सरकार का मलकियत जो थी, हर एसेट सरकार के कंट्रोल में था। सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते थे। लोग पैम्फलेट या कार्टून बना के ही सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे, नहीं तो डायरेक्टली सरकार की आलोचना करना वहां पे अलाउ नहीं था। राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था लोगों के पास। बेरोजगारी ना के बराबर थी, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, हालांकि अमेरिका के मुकाबले नहीं थी लेकिन अच्छी थी। पिन से लेके कार तक की प्रोडक्शन देश के अंदर ही होती थी। रूस का डोमिनेंस था, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिखोगे। रूस का प्रभुत्व था, इन 15 गणराज्यों में रूस जो था उसको प्रमुखता मिलती थी। प्रशासन के जो लोग थे वो सारे सुख भोगते थे, लेकिन लोगों का एक जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी, सरकार पूरी करती थी। कृषि सामूहिक थी, कलेक्टिव फार्मिंग थी, लोग मिलकर सरकार के लिए खेती कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग एक्वायर नहीं कर सकते, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। तो ये था सोवियत सिस्टम। यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं अपनी भाषा में। 4 मार्क का ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन, यहां पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सोवियत संघ का विघटन, कारण और परिणाम। 6 मार्क का ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है? बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गर्ल्स करके आते हैं। मैंने कई कॉपी चेक करी बोर्ड की,
कारण में परिणाम लिख दिए, परिणाम में कारण। बेटा कारण क्या होता है, कॉजेस क्या है? कोई घटना अगर घटी है तो क्यों घटी, वो कारण हो गया। घटना घटने के बाद रिजल्ट क्या निकला, वो परिणाम हो गया। तो आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज में थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? तो शुरुआत आपकी सोवियत प्रणाली से ही होगी। सोवियत प्रणाली के अंदर क्या कमियां लगी आपको? पहली बात तो एक ही पार्टी थी और कोई पार्टी ही नहीं थी, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था किसी और पार्टी को वोट करने का। भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे एक पार्टी नहीं तो दूसरी, दूसरी तीसरी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वहां लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, लोग उस पार्टी से उबने लगे थे। पार्टी साम्यवादी प्रणाली के अंदर भ्रष्टाचार पनपने लगा। वहां पे जो प्रशासन था, नेता थे, उनमें भ्रष्टाचार पनपने लगा। लोगों के पास सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन जो प्रशासन के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो नौकरशाह थे, वो सारे सुख भोग रहे थे। अर्थव्यवस्था अच्छी थी, लेकिन अमेरिका के मुकाबले नहीं थी। लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था जो लोगों के मन में घर कर गया कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जब वो अमेरिकी इकोनॉमी से रूबरू हुए, उनको लगा कि अमेरिका की इकोनॉमी, हमें बोला कि बहुत खराब है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लिबरल इकोनॉमी है उनकी, वहां कंपटीशन है, प्राइवेट एसेट का भी वहां पे जो प्रॉपर्टी है, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन है। यहां कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार का है, सरकार के ही हॉस्पिटल है, सरकार के ही स्कूल है, हर चीज सरकार की, सारे एसेट पे सरकार का कंट्रोल है। वो सरकार में भ्रष्टाचार पनपने लग गया है। रूस का डोमिनेंस था। बाकी जो 14 गणराज्य थे, टोटल 15 गणराज्यों में रूस को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिलती थी। तो बाकी गणराज्यों को लगता कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो अमेरिकी जो साम्यवादी, जो अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था थी, वो लोगों को अच्छी लगने लगी। जो उनका कल्चर था वो उनको अच्छा लगने लगा। ये कुछ कारण इसके विघटन के बनने लगे। पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार पनपने लगा। पार्टी में जो नौकरशाह थे, वो सारे सुख भोग थे, लोगों के पास सारे सुख नहीं थे, लोगों के पास अधिकार नहीं थे, लोग सरकार की आलोचना कर नहीं सकते थे। एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, कई सालों से पार्टी रूल कर रही थी। अब लोग उस सिस्टम से ऊब चुके थे। तो क्या हुआ उसके बाद? बात तब बढ़ी जब 1980 के दशक में, 85 के आसपास, जो मिखाइल गोर्बाचेव, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, महासचिव बने। उनको लगा कि जो जितने भी गणराज्य हैं, क्या हो रहा है कि उनके अंदर एक बहुत सारा अनरेस्ट पैदा हो गया है, बहुत सारा उनके अंदर एक गुस्सा है कि भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और हमारी साम्यवादी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। तो क्यों ना हम क्या करें, हम अपनी व्यवस्था को ही चेंज करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव बड़ी अच्छी 2 पॉलिसी लेके, जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये 2 पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव लेके आए। और उनका ये कहना था कि ये हम क्या करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी की पुनर्संरचना करेंगे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम धीरे धीरे कम्युनिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मूव करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उनकी पॉलिसी भी फेल हो गई। क्यों फेल हुई? लोगों को लगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, बहुत टाइम लगाएंगे। लोगों के मन में अब ये चीज आ चुकी है कि अब हमें अपना अलग नेशन स्टेट चाहिए, हमें अलग से अपना देश चाहिए, और उनको लगा कि ये बहुत टाइम लगाएंगे। तो जो लोग थे वो मिखाइल गोर्बाचेव पे भरोसा करने के लायक नहीं थे। दूसरी बात, जो पार्टी के नेता थे वो भी मिखाइल गोर्बाचेव से खुश नहीं थे। उनको लगा कि जो गोर्बाचेव है बहुत जल्दी कर रहे हैं, इनको इतना फास्ट काम नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही उसके खिलाफ हो गए। तो उसकी पॉलिसीज क्या हो गई, यहां फेल हो गई। इमीडिएट कॉज, ये क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर आपसे एग्जाम में पूछते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? सोवियत संघ के विघटन के तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या होता है? जो अभी अभी पनपा हो, तो वो था राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। जितने भी गणराज्य थे उनके अंदर ये भावनाएं पनप गई कि हमें अपना राष्ट्र बनाना है, हमारा अपना राष्ट्र हो, हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना है। तो ये था इमीडिएट कॉज। ये सारे कारण थे जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ, और एक एक करके सारे गणराज्यों ने अपनी अपनी आजादी की घोषणा कर दी। और 1991 में रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अब सोवियत संघ का विघटन
हो चुका है। तख्ता पलट हो गया वहां पे और नई सत्ता वहां पे आ गई और साम्यवादी सिस्टम को उखाड़ फेंका गया वहां से और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया गया। क्लियर? तो ये था सोवियत संघ के विघटन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। परिणाम क्या होते हैं? विघटन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या निकले। तो यहां पे विघटन से ही आप बहुत सारे खुद भी अपने माइंड से आंसर आप लिख सकते हो कि विघटन के बाद क्या क्या हुआ। पहली बात तो कोल्ड वॉर का ही एंड हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरा, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, जितने हथियार बना रहे थे ये खत्म हो गई क्योंकि इकोनॉमी डूब चुकी थी। इतने हथियार बनाए इन्होंने, इतने हथियार बनाए, इतना पैसा लुटाया अपने जो मित्र देश इनके साथ जो इनके ग्रुप में देश थे वॉर में, जितने देश थे उन पे इतना पैसा लुटा दिया कि अपनी इकोनॉमी डूब गई। इतनी इकोनॉमी डूबी कि उभर नहीं पाई। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। सोवियत संघ का विघटन हो गया, शस्त्रों की होड़ खत्म हो गई, रशिया जो था इसका बना उत्तराधिकारी। रशिया क्या बन गया? इसका उत्तराधिकारी बना। 15 जो गणराज्य पहले इसका हिस्सा थे सोवियत संघ का, अब क्या बन गए? 15 देश बन गए। विश्व का मानचित्र चेंज हो गया, नक्शा चेंज हो गया। ज्यादातर देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, साम्यवादी व्यवस्था को बैन कर दिया गया वहां पे। ठीक है, ज्यादातर देश वर्ल्ड बैंक और IMF के मेंबर बन गए। क्लियर? और इन देशों ने क्या किया? बाद में अपना एक नया राष्ट्रकूट बनाया, इसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जस्ट विघटन के बाद इन्होंने एक नया अपना ग्रुप बनाया, इसका नाम था CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये थे इसके विघटन के परिणाम। उसके बाद क्या हुआ? अब विघटन भी हो गया, कारण पढ़ लिए हमने, परिणाम पढ़ लिए, विघटन अब हो चुका है। अब क्या हुआ? तो इन देशों ने क्या किया? मैंने पहले भी एक पॉइंट बोला आपको कि इन देशों ने साम्यवादी से मूव कर लिया अपनी इकोनॉमी को। कहां पे? इन्होंने मूव कर लिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी में। उसके लिए क्या लेके आए? उसके लिए लेके आए शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी लेके आए लोग। अब शॉक थेरेपी क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर। ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी, कारण क्या थे, इसके परिणाम कैसे क्या निकले। या फिर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में भी शॉक थेरेपी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MCQ में भी इसका क्वेश्चन 99% चांस है कि इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको MCQ में भी पूछा जाए। अब शॉक थेरेपी क्या थी? जब इन सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इन देशों ने क्या किया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। अब जब अपना लिया है तो सिस्टम क्या है, कैसे मूव करेंगे उसमें? तो वर्ल्ड बैंक और IMF, ध्यान सुनना, शॉक थेरेपी क्या थी? वर्ल्ड बैंक, WB और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने इनको एक मॉडल दिया, क्योंकि ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या करती हैं? आर्थिक नीतियां बनाती हैं। ये इन दोनों ने क्या किया? एक मॉडल दिया कि भाई आप जो है आप पूंजीवादी में कन्वर्ट हो रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो अपनी इकोनॉमी का, तो आप इस थेरेपी को अपनाओ, हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो आप। इन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? पहले तो आघात दे दो, फिर उपचार करो, फिर ट्रीटमेंट करो, चोट पहुंचाओ और ट्रीटमेंट करो। तो इन्होंने शॉक थेरेपी, एक मॉडल था पहली बात तो, किसने दिया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने। इस मॉडल में क्या था? इसमें यह था कि आपको कैसे अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट करना है साम्यवादी से पूंजीवादी में, कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में। अब हुआ क्या क्या इसमें, क्या क्या घटनाक्रम रहे? जब शॉक थेरेपी इन देशों ने अपनाई तो इन्होंने क्या किया? अपने जो सारे एसेट थे, एसेट मीन जिन पे भी राज्य का स्वामित्व था, जो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कंपनी थी, सब सरकार के नियंत्रण में थी उस समय, इन्होंने सबकी बोली लगानी शुरू कर दी। सबकी क्या की? बोली। क्यों? क्योंकि अब वो प्राइवेट करने जा रहे हैं उनको, तो उनको बेच रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या किया? उनकी बोली लगानी शुरू कर दी। उसके लिए क्या किया? लाइसेंस बांटे गए, और लाइसेंस जो बांटे गए उसमें हुई कालाबाजारी कि बहुत गिने चुने लोगों ने उन लाइसेंस को खरीद लिया और आगे बड़े बड़े अमीर लोगों को उनको बेच दिया। जब लाइसेंस बांटे गए तो कुछ लोग ही नीलामी पहुंचे और उन्होंने बड़े बड़े एसेट बहुत ही कम दामों में खरीद लिए। इतना नुकसान हुआ इन देशों को, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें रशिया को हुआ। पौने पौने दामों पे उनके सारे एसेट बेच दिए गए और बैंक इसके दिवालिया हो गए, जो करेंसी रूबल थी वो डिक्लाइन हो गई और रशिया का तो इकोनॉमी एक तरह डूब गई, ये मान लो आप लोग। तो शॉक थेरेपी में कोई इनको फायदा नहीं मिला। एक नया माफिया वर्ग पैदा हो गया, मीडियम क्लास नहीं पैदा होगी, अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। तो कुल मिला के
शॉक थेरेपी को एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैरेज सेल भी कहा गया, क्योंकि औने पौने दामों पे हर चीज बेच दी गई। तो इन देशों को शॉक थेरेपी से कोई फायदा नहीं हुआ, ये पूरी तरह से शॉक थेरेपी फेल हो गई। क्लियर। लास्ट में एक टॉपिक है, उसमें ये पूछा कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री एंड इंडिया, उनके रिलेशंस क्या है। तो यहां बहुत ज्यादा इसमें नहीं एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट आप लिखोगे वो लिखोगे, देखो 91 डिसइंटीग्रेशन से पहले आप यूएसएसआर के नाम से लिखोगे और 91 के बाद रशिया का नाम लिखोगे। बाकी जो तुर्कमेनिस्तान है या किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उन देशों के आप नाम लिखोगे। तो बहुत ज्यादा बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत डीपली या एक्स्ट्रा मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ताकि बुक के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी के अंदर है उतना ही आप लिख दो, उसके ही मार्क्स मिलने हैं आपको, ठीक है। तो पूर्व साम्यवादी देश और भारत, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री एंड इंडिया, इनके रिलेशंस कैसे रहे पहले और अब। तो जब यूएसएसआर था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद से ही यूएसएसआर ने बहुत हमारी हेल्प करी, बहुत आयरन स्टील प्लांट, हैवी जो प्लांट थे हमारे, परमाणु जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे या जो डैम थे, जहां हमारी रेल कोच फैक्ट्री थी, उनको लगाने में रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी। कुल मिला के हमारी इकोनॉमी में रशिया ने बहुत हेल्प करी। जो कश्मीर इशू है उसमें रशिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, यूएसएसआर ने। दोनों कंट्री जो है बायपोलर, जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करती हैं, बायपोलर नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करती है दोनों कंट्री। और आज की डेट में अगर हम बात करें, उस टाइम की बात करें, तो बहुत बड़ा इंपोर्टर भारत है, जो कि यूएसएसआर से समय हथियार खरीदता था और आज की डेट में रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। उसके बाद इन देशों से हम तेल का आयात करते हैं, ऑयल का, क्रूड ऑयल का, हम जो पेट्रोल है उसका आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहां से, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, नेचुरल गैस के भंडार है यहाँ पे। तो इन देशों के साथ आज भी हमारा टाई अप है और रशिया आज भी हमारा बहुत बड़ा एक अच्छा मित्र है। और यूएनएससी में हमेशा जो परमानेंट सीट है उसके लिए रशिया हमेशा ही सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको करवा दूं, लेकिन टाइम कम है, मैं एक एक लाइन तो आपको नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर टॉपिक आपको करवा दूं, ताकि एग्जाम के अंदर आप कुछ भी छोड़ के ना आओ। तो आप ध्यान सुनना, हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दी हो या स्किप कर गया हूं मैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपको टाइम कम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चैप्टर में कवर करा दूं। तो फिर भी कोई डाउट आपका हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरा छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। थैंक यू बेटा।